नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं अक्षय बिदुआ हूं। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में कई दिनों से सियासी उलझन में घमासान जारी है और ये उलझन आज खत्म होने के आसार नजर आ रहे हैं। दरअसल शिवराज कैबिनेट के मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा आज हो सकता है। विभागों के बंटवारे का ऐलान होने में अब बेहद कम वक्त बचा है। सीएम शिवराज दिल्ली से लेकर भोपाल तक विभाग बंटवारे को लेकर जमकर सियासी मंथन कर चुके हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कई दिनों तक चले इस सियासी मंथन के बाद अब किसे क्या मिलने वाला है। विभाग बंटवारे में किसका रहेगा बोलबाला, कहां फंसा है पेच अभी विभाग बंटवारे का, और विभाग बंटवारे के बाद क्या बनेंगे मध्य प्रदेश में सियासी समीकरण। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हैं आइए आपको उनसे मिलवा देता हूं। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता गुलरेज शेख जुड़ रहे हैं। इसके अलावा शहरयार खान कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र दुबे वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज स्टेट को कीमती समय देने के लिए। और इसके पहले कि हम चर्चा शुरू करें, हमारे दर्शकों को पूरी विस्तृत रिपोर्ट दिखाते हैं। आप समझिए कि दरअसल इस सियासी ड्रामे में फिलहाल स्थिति कहां तक पहुंच चुकी है। मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार होने के बाद अब तमाम आम और सियासी निगाहें विभागों के बंटवारे पर टिकी हैं। सीएम शिवराज विभागों के बंटवारों को लेकर दिल्ली में तमाम आला नेताओं से अच्छा खासा मंथन कर चुके हैं, लेकिन कैबिनेट विस्तार के 6 दिन बीत जाने के बाद भी विभागों का बंटवारा नहीं हो सका है। बड़ा सवाल ये है कि विभागों के बंटवारे का पेच आखिर फंसा कहाँ हुआ है। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये साफ कर दिया है कि विभागों के बंटवारे से पहले होमवर्क करेंगे। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सीएम शिवराज का ये होमवर्क आज खत्म हो सकता है और आज ही मध्य प्रदेश में मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो सकता है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के वरिष्ठ मंत्रियों और ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक कुछ मंत्रियों को बड़े विभाग देने को लेकर खींचतान जारी है। मुख्यमंत्री वरिष्ठ मंत्रियों को उनके कद और अनुभव के हिसाब से विभाग देना चाहते हैं, जबकि सिंधिया समर्थक मंत्री वजनदार विभाग चाहते हैं। यही कारण है कि अब तक मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है। वो किसी भी सूरत में पूर्व की कमलनाथ सरकार में सिंधिया समर्थित मंत्रियों के पास जो विभाग थे वो उनसे कम पर राजी होने को तैयार नहीं है। और इस सब के बीच मुख्यमंत्री की कोशिश यही है कि दोनों के बीच तालमेल बन जाए ताकि आगे किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति न बनने पाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पार्टी उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे से मुलाकात कर चुके हैं। दोनों के बीच प्रदेश की राजनीतिक स्थिति और उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई। इस मुलाकात को भी सियासी गलियारों में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज भी सहस्त्रबुद्धे से मुलाकात कर चुके हैं। इस सब के बीच खबर ये भी है कि 5 मंत्रियों को पहले से आवंटित विभागों में बदलाव हो सकता है। जल्दी कर लूंगा, आप क्यों चिंता करो, मेरा काम है। लंबा नहीं हो रहा। अरे वर्कआउट यार सोच समझ के करना पड़ता है। कांग्रेस बार-बार इस पर कमेंट करती है। कांग्रेस के पास और कोई काम ही नहीं, तो कमेंट करने काम है। अब वो कमेंट करते रहे लगातार, बाकी क्या करना है। काम तो हमें करना है, उनको कमेंट करना है। उधर विपक्ष विभागों के बंटवारों को लेकर सरकार पर हमला करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। पूर्व सीएम कमलनाथ तो यहाँ तक कह चुके हैं कि सौदे से बीजेपी की सरकार बनी, सौदे के तहत ही मंत्रिमंडल तय हुआ और विभागों का बंटवारा भी सौदे के तहत ही हुआ होगा। हमारा कहना बिल्कुल साफ है कि जनता समझदार है। मध्य प्रदेश के मतदाता, मध्य प्रदेश की जनता सीधे साधे हैं, सरल स्वभाव के हैं, भोले भाले हैं, पर बहुत समझदार हैं। वो जानते हैं क्या गद्दारी हुई है, क्या सौदा हुआ है, और वो जानते हैं कि किस पटरी पर मध्य प्रदेश आगे चल रहा था, कैसे मध्य प्रदेश को एक नई दिशा मिली थी। उपचुनाव नजदीक है और सीएम शिवराज विभागों के बंटवारे में कोई कोताही नहीं बरतना चाहते हैं। सियासी समीकरणों के चलते वरिष्ठ नेताओं को कैबिनेट में जगह नहीं मिल पाई। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि विभाग बंटवारे में किसका रहेगा बोलबाला। एमपी में क्या होगा विभाग बंटवारे का आधार। महाराज नाराज शिवराज में कैसे बनेगा तालमेल। विभागों का बंटवारा होने के बाद बढ़ेगी पार्टी में खींचतान। विभाग बंटवारे में देरी का उपचुनाव पर क्या असर पड़ेगा। टीम न्यूज स्टेट। तो मध्य प्रदेश में विभागों के बंटवारे पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि जल्द ही विभागों का बंटवारा हो जाएगा और साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा कि सलाह मशवरा करके ही बीजेपी चलती आई है। माननीय मुख्यमंत्री जी कल आप सबको बता चुके हैं
कि बहुत जल्दी विभाग का बंटवारा हो जाएगा और कोई भी देरी आपको महसूस होती होगी। भारतीय जनता पार्टी की एक पद्धति है, कार्य की तरीका है, सबसे सलाह मशवरा करके ही ये पार्टी चलती है। ये पार्टी कोई परिवार नहीं है, ये पार्टी कोई व्यक्ति नहीं है, ये एक समूह है जो परस्पर चर्चा के बाद आगे बढ़ता है और बहुत जल्दी विस्तार हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कह रहे हैं, तंज कस रहे हैं कि ये पार्टी है, कोई परिवार नहीं है, ये एक समूह है जो चर्चा से ही आगे बढ़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि विभागों का बंटवारा होना था, ये सबको पता था, तो फिर अब जाकर पेच उलझा कहां पर है। चर्चा के मेहमान लगातार बने हुए हैं। हमारी संवाददाता दीप्ति चौरसिया अभी भोपाल से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रही हैं। दीप्ति से हम जानेंगे कि इस वक्त स्थिति क्या बनी हुई है। दीप्ति, ये पहले से तय हो जाना चाहिए था, मंत्रिमंडल का गठन होना है, ये सबको पता था। आमतौर पर प्रोफाइल के हिसाब से, पोर्टफोलियो के हिसाब से विभागों का बंटवारा भी पहले से चिन्हित होगा कि किसको क्या मिलने वाला है। फिर अब जाकर स्थिति अगर उपापोह की है तो ये कई तरफ इशारा करती है। पेंच आखिर उलझा कहां है? देखिए अक्षय, मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल विस्तार के साथ तय होने चाहिए। निश्चित ही इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो मंत्रिमंडल के मुखिया होते हैं उन्हें यह पता होता है कि आखिर कौन से मंत्री के लिए कौन सा विभाग उपयुक्त होगा, या किसकी परफॉर्मेंस किस में बेटर हो सकती है, या कहाँ किसके स्किल को कहाँ यूटिलाइज करा जा सकता है। और अगर हम बात करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो ये तो पहले भी 13 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। एक लंबे समय तक इस कैबिनेट के कई सारे मंत्री उनकी कैबिनेट में थे। लेकिन जो पेच उलझे होने की बात हो रही है अक्षय, वो ये है कि बेसिकली पहले तो नाम तय होने में दिक्कत थी। ये तय था कि सिंधिया समर्थक कितने मंत्री लिए जाएंगे, लेकिन उसके बाद बीजेपी में किसे मनाया जाए, किसे छोड़ा जाए। देर रात तक, 1:30-2 बजे रात तक फोन जाते रहे और उसके बाद ये तय हुआ कि आखिर पूरे के पूरे 28 मंत्री, जो पूरी 28 जगह खाली है, उतने ही मंत्री बनाए जाएंगे। तो पूरे 28 मंत्री बनाए गए। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार में जो है बहुत लंबा समय लग गया, तो उस समय शायद ये तय हुआ होगा कि पहले देख ले मंत्री कौन बनते हैं, उसके बाद विभागों का बंटवारा कैसे किया जाए। तो उसी वजह से इसको रोका गया होगा। और लगभग जो है कल मंत्रिमंडल विस्तार हुए 1 हफ्ते हो जाएंगे। उम्मीद ये की जा रही है कि आज शाम को विभागों का बंटवारा होगा। लेकिन जैसे कि मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि भाई मेरा काम है, मैं कर लूंगा। उसमें मतलब बेसिकली जो अंदाज वो बता रहे हैं उससे लग रहा है कि अभी वर्कआउट करना है। कल भी उन्होंने कहा था और आज भी उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि मेरा काम है, मैं कर लूंगा। मतलब शायद अभी जल्दी नहीं दिखाई दे रही है। और जल्दी सिर्फ इसलिए नहीं दिखाई दे रही है कि कहीं किसी एक जगह पर जाकर सहमति नहीं बन रही, क्योंकि बीजेपी में भी बहुत पुराने चेहरे हैं। कहते हैं ना कि रुतबे वाले विभाग किसके पास होंगे। जो पुराने विभाग मिले क्या उनको भी शफल किया जाएगा, फिर रुतबे वाले विभाग किसको दिए जाएंगे, फिर उसके बाद तीसरा कि जो बचे विभाग हैं इसमें बड़े चेहरों को किस तरह से एडजस्ट किया जाएगा। और दूसरी बात ये भी है कि जो स्थिति लगती है गुलरेज शेख, मुझे लगता है ये सारी उलझन सिर्फ इसलिए है कि अब शिवराज के साथ अब महाराज भी हैं। अगर ये ना होता तो जैसा दीप्ति ने बताया कि आप 13 सालों से अगर सरकार चला रहे हैं, तो आपको विभागों का बंटवारा करने में या मंत्री पद देने में इतनी उलझन तो नहीं होनी चाहिए थी। गुलरेज? नहीं, उलझन अभी भी कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बात है कि एक तो हमारा परिवार बढ़ चुका है, जिसमें नए योग्य व्यक्तियों का भी आवक हुई है, तो उनकी योग्यता का भी हमको लाभ लेना है। दूसरी बात यह है कि कोरोना का काल चल रहा है, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरह से क्षति पाई है, रोजगारों पर समस्या आई है, लोगों की बीमारियां भी हैं। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। आपको हर व्यक्ति को, देखिए कैबिनेट है सामने, राज्य मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन पर्टिकुलर कौन सी फील्ड में कौन सा व्यक्ति अपना 100% आउटपुट प्रदेश को दे सकता है, ये तो आपको पता है ना। 13 सालों से सरकार चला रहे हैं, तो अब इसमें नई टेस्टिंग करने की क्या जरूरत है? इसमें कोई टेस्टिंग पीरियड थोड़ी है अभी कि कौन आउटपुट दे पाएगा, कौन नहीं दे पाएगा। आप लोगों के पास तो फोलियो पहले से तय है। बिल्कुल सही प्रश्न किया सर आपने। टेस्टिंग पीरियड नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ टेस्ट नहीं कर सकते। हमारे परिवार में वृद्धि भी हुई है और ऐसे बहुत सारे लोगों की आवक हुई है जिनकी योग्यता का लाभ पार्टी को भी मिलेगा और डेफिनेटली प्रदेश और देश को भी मिलेगा। तो उनकी योग्यता को भी हमको उस जगह पर रखना। जहां तक कांग्रेस पार्टी का विषय है, आप सब इन लोगों की बाइटें दिखाते हैं, तो सही बात तो क्या है कि पप्पू का घोंसला बन गया है और कांग्रेस का चोचला बन गया है। नहीं, कोई बात नहीं ऐसा, लेकिन अभी परफॉर्मेंस का टाइम है।
अगर अभी जिस प्रदेश की जनता ने आप लोगों को वोट दिया है, आप मंत्री पद और विभागों में अगर उलझे रहेंगे तो कैसे चलेगा फिर? शहरयार खान, क्या हो रहा है? आपका अपना विवेक क्या कहता है? ये बिल्कुल नहीं उलझे। ये इतना आसान कह देना पप्पू का घोंसला और परिवार विशेष की पार्टी और हमारा बहुत बड़ा समूह है इसलिए वक्त लग रहा है। शहरयार खान, ये तो पहले से तय होता है। देखिए अक्षय जी, ये भानुमति का कुनबा है जो तोड़ जोड़ के दूसरे खरीद फरोख्त करके बनाया है। अभी मैं सुन रहा था नरोत्तम मिश्रा जी ने बोला कि ये हमारी पार्टी समूहों में बटी हुई पार्टी है और समूहों से जो निकल के आता है वो ये निकल के आ रहा है कि ये सौदेबाजी की पार्टी की सरकार बनी है। इसलिए पर्दे के पीछे लगभग 100 दिन बाद मैं आपके बीच में बोला था, चुपचाप आप सुन ले, अपने टाइम पे बोले डिबेट करने का सलीका सीखे। इतनी डिबेट करने के बाद भी अगर आपको इंटरवीन करना है तो फिर आप अकेले बैठ के करते रहिए डिबेट है। ठीक है शहरयार बोलिए। तो जब नरोत्तम मिश्रा जी जो समूह की बात कर रहे हैं, वो समूह की मैं बता दूं, जब सुबह शपथ होनी थी रात को 8 बजे तक नरोत्तम मिश्रा दिल्ली में अपने उप मुख्यमंत्री पद का टिकट कंफर्म कराने में लगे थे। जब उनको वहां सफलता नहीं मिली तो वो उदास मन से यहाँ पर आए और मंत्रिमंडल की शपथ ग्रहण में भी सबने और आपके कैमरे ने भी स्पॉट करा कि उनके चेहरे पे हवाइयां उड़ी हुई थी। अब उनको ये डर है कि कहीं उनका स्वास्थ्य मंत्रालय न छिन ले, जैसे की खबरें आ रही हैं। तो ये आपसी जो सौदेबाजी चल रही है पर्दे के पीछे, 3 दिन तक ऐसा मजबूर मुख्यमंत्री दिल्ली में घर घर दर दर भटकने के बाद भी आने के बाद होमवर्क करने की बात कर रहे हैं। तो अक्षय जी समझ लीजिए कि ये जो हमारे यहाँ से गए हुए कुछ सौदेबाज हैं, वो उनका प्रवृत्ति ये है कि वो कहीं भी रहेंगे सौदेबाजी करेंगे। उनको जनसेवा से कुछ नहीं है, वो फर्जी जनसेवक हैं। कोरोना के टाइम पे अगर दिल्ली के एसी में बैठ के वो मध्य प्रदेश की और चंबल ग्वालियर संभाग के लोगों की दर्द को नहीं समझ सके और अब जब उनको राज्यसभा आप खुल के नहीं कह पा रहे हैं, आपको नाम लेना चाहिए, आपको नाम लेना चाहिए, आप जिनकी तरफ इशारा बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल अक्षय जी, वो जनसेवक जो श्रीमंत कहलाते थे उनका अब श्री अंत हो गया है भाजपा में जाके। और नहीं कल तक आपके लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। सम्मान में ये कमी क्यों आ रही है? ये तो व्यक्तिगत फैसला है ना। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं आपको पूरा डिटेलिंग बताऊंगा, लौटूंगा आपको। कल तक आपके महाराज थे वो। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। मोहित राज मेरे साथ थे। मोहित राज दिल्ली से जुड़े हुए हैं और मोहित हमें अपडेट देंगे कि दिल्ली में मोहित क्या चल रहा है इस वक्त, और ये जो उपापो, ये जो मध्य प्रदेश की थरथराहट है, ये दिल्ली तक महसूस की जा रही है, फिर भी मंथन नहीं निकल पा, कुछ हो पा रहा है, कुछ निकल नहीं पा रहा है अभी तक। वजह क्या देख पा रहे हैं मोहित? देखिए, शिवराज सिंह चौहान 2 दिनों तक लगातार दिल्ली में मंथन करते रहे, आत्मचिंतन करते रहे और उसके बाद भी जो गतिरोध बताया जा रहा है कि वो खत्म हो गया, लेकिन अब तक वो गतिरोध कहीं न कहीं बना हुआ दिखाई दे रहा है। शिवराज सिंह चौहान से डायरेक्ट हमने ये सवाल पूछा था कि आखिर बंटवारा मंत्रालयों का कब तक हो जाए, तो उनका ये कहना था कि हमारे भोपाल पहुंचते ही बंटवारा हो जाएगा, लेकिन अब तक हुआ नहीं है। जहां तक अगर हम बात करें प्रतिनिधित्व की, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, देखिए आपको हमेशा याद होगा और याद रखना भी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि अकेले नहीं आए थे बल्कि समूची सत्ता लेकर आए थे। लिहाजा उचित प्रतिनिधित्व मंत्रालय में तो उनको मिल गया, 12 उनके मंत्री बन गए। लेकिन अब असली चुनौती है भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सरकार के पास कि उनको बंटवारा भी उसी हिसाब से, यानी मंत्रालय के विभागों का भी बंटवारा उसी प्रतिनिधित्व में हो। लिहाजा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी सूची वहां के प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और शिवराज सिंह चौहान को दे दी है। लेकिन असली पेच यही है कि कौन सा बड़ा मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के मंत्रियों को दिया जाए और कौन सा बड़ा मंत्रालय जो है वो शिवराज सिंह चौहान के लोगों को दिया जाए। तो इस पेच का सामंजस्य बैठाने के लिए लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार रणनीति पे काम करती है और लगातार रणनीति पे ही वो काम कर रही है। अगर हम दूसरे हिसाब से देखें तो शिवराज सिंह चौहान लगातार 2 दिन तक रहे, तीसरे दिन वो भोपाल रवाना हुए, लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने सरकारी कामकाज भी निपटाए और संगठनात्मक तौर पे जो बैठकें दिल्ली में जेपी नड्डा के साथ, अमित शाह के साथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ, दिनेश सहस्त्रबुद्धे के साथ उनकी लगातार ये बैठकें चलती रहीं। भोपाल पहुंचने के बाद भी आत्ममंथन, आत्मचिंतन चल रहा है। लेकिन इसके अलावा आप देखिए कि उपचुनाव को लेकर भी रणनीति लगातार वो बना रहा है। भले ही कांग्रेस ये बात कह रही हो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी चले गए तो उनका कद छोटा हो गया, वो भ्रष्टाचारी हो गए, मुझे ये नहीं लगता है, क्योंकि वो गए हैं तो समुचित सत्ता को लेकर गए, कांग्रेस को सबक सिखा के गए। कहीं न कहीं कांग्रेस में
गलती तो होगी, खेमे में कहीं ना कहीं गुटबाजी तो होगी। इसी वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर चले गए। उन्होंने सबक कांग्रेस को मध्य प्रदेश की सियासत के भीतर सिखा दिया। इसके अलावा एक और बात आपको बताते चले कि ये माना जा रहा है कि 1 से 2 दिनों के भीतर मंत्रालयों के विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा, सामंजस्य स्थापित कर लिया गया है। 1-2 मंत्रालयों को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है, ये शाम तक माना जा रहा है कि उसका भी समाधान निकाल लिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहित राज, इस खबर के लिए, इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। रविंद्र दुबे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रविंद्र दुबे, ये सारी स्थिति मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक जो मंत्रिमंडल और विभागों के बंटवारे को लेकर एक्सरसाइज की जा रही है, ये सबसे बड़ा पेच सिर्फ इसीलिए है कि अब आमने सामने शिवराज और महाराज हैं। एक दूसरा ये कि अगर दिल्ली में मंत्रिमंडल और विभागों के बंटवारे पर फैसला होना है, यहां बैठकों का दौर जारी है, इसका मतलब ये है कि महाराज का प्रेशर अच्छा खासा है। देखिए, हमको ये समझना होगा अक्षय जी कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार इतनी दबाव में दिख रही है और महाराज के आगे बिल्कुल नतमस्तक दिख रही है, क्योंकि उनकी सरकार भी महाराज की वजह से बनी है। महाराज पूरी सरकार के अपने साथ 22 विधायक लेकर आए थे और उसमें 12 मंत्री थे जो कि वजनदार पदों पर भी थे। तो अब वो चाहते हैं कि जिस हैसियत से वो सरकार छोड़कर आए थे वो हैसियत यहाँ बरकरार रहे और उसी दबाव में भारतीय जनता पार्टी विभागों का बंटवारा नहीं कर पा रही। देखिए, जो मंथन की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं, उनको तो ये देखना चाहिए कि वो 100 दिन से मंथन नहीं कर रहे हैं। जिस दिन से 7 मार्च से जिस दिन से मंत्रियों के मोबाइल बंद हुए थे, कांग्रेस मंत्रियों के मोबाइल बंद हुए थे, तब से लगातार मंथन चल रहा है। इन सबको मालूम था कि मंत्री जा रहे हैं, मंत्री बेंगलोर में रह रहे हैं, इनको मंत्री पद देना पड़ेगा, वजनदार पद मांगेंगे, इनसे जो सौदे हुए होंगे, जो बातचीतें हुई होंगी, उन सब बातों को पहले तय हुआ होगा, गेम प्लान बना होगा। तो बिना प्लानिंग के नहीं हुआ था, ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत हुआ था। अब उसमें जब थोड़ा बहुत समझौते हो रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में बड़े वजनदार नेता हैं, 5-5, 6-6 बार के जीते हुए, यदि वजनदार जिनसे कि मंत्रालय में हैसियत बनती है, जिससे एक क्रम बनता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर के मंत्री बनते हैं, यदि वो मंत्री जूनियर लोगों को मिल जाएंगे और सीनियर विधायक कम वजनदार पद मिलेंगे, उसको लेकर जो मंथन चल रहा है, जो विवाद या संघर्ष चल रहा है, वो बड़ा अहम है। वो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस दबाव में भी है कि वो चाहती है कि वो जो जनहितैषी काम करने वाले बड़े मंत्रालय हैं वो अपने पास रखे, जिससे कि चुनावों को लेकर, अगले चुनावों को लेकर भी वो काम कर सके। इन सब झंझटों में, दबाव में भारतीय जनता पार्टी का मंथन लगातार जारी है और हमें उम्मीद करना चाहिए कि आज शाम तक ये विभाग का बंटवारा हो जाएगा, ऐसी हमें उम्मीद ही कर सकते हैं। ठीक है, अब गुलरेज देखिए, ये जो रविंद्र ने बताया है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी इतने प्रेशर में, इतने दबाव में दिख रही है, भाई आपको प्रदेश की जनता को जवाब देना है। सरकार बनाने में, मंत्रिमंडल का गठन करने में, विभागों का बंटवारा करने में अगर सरकारें इतनी देर लगाएंगी तो फिर विश्वास हनन तो हो रहा है ना। आपके वोटर्स हैं जो 13 साल से आप पर भरोसा करते चले आ रहे हैं, कैसे चलेगा गुलरेज? देखिए, इस प्रकार की बातें वो लोग कर सकते हैं जो बाहर बैठ के चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि इनको ये नहीं दिखता कि हमारे संगठन के पीछे जो आशीर्वाद है उसकी शक्ति क्या है, और इसलिए हमारा संगठन कभी दबाव में नहीं आता। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश की स्थिति हमने कितनी अच्छी कर दी। कोरोना से जो जंग है उसमें मध्य प्रदेश लगातार जीतता जा रहा है। तो यदि हम केवल सत्ता सुख और इन सब चीजों के चक्कर में पड़े रहते, जो कांग्रेस की तरह चाशनियों के चक्कर में पड़े रहते, तो मध्य प्रदेश की आज दुर्गति हो जाती। हमने जब स्टार्ट किया था, जब सत्ता हमारे हाथ में आई थी, तब मध्य प्रदेश में मात्र 180 टेस्ट प्रतिदिन होते थे। कोरोना पैर पसार चुका था मध्य प्रदेश में, स्वास्थ्य मंत्रालय बटा नहीं था। आप भूल रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री बाद में बने थे, कोरोना पैर पसार चुका था मध्य प्रदेश में। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल आप सर बिल्कुल उचित कह रहे हैं आप, क्योंकि उस समय इतना भी समय नहीं था कि ये सब भी चीजें सोची जाए। मुख्यमंत्री महोदय ने जैसे ही शपथ ली, सबसे अपने घर नहीं गए, पार्टी कार्यालय भी नहीं गए, सीधे मंत्रालय गए और कोरोना पे काम देख शुरू किया। मध्य प्रदेश की इतनी खराब, चलिए मुद्दा कोरोना नहीं है ना, मुद्दा भी कोरोना के ढेर भी। वो तो आपने कहा, तो मैंने आपको याद दिला दिया जब आपने कहा कि कोरोना ही मुद्दा है। सर कोरोना ही मुद्दा है, कोरोना की वजह से ही सब चीजें सोचना भी पड़ रही है। किसको क्या, देखिए अभी नहीं, अभी तक इतना प्रेशर कभी नहीं था। नहीं गुलरेज, इतना प्रेशर विभागों के बंटवारे को लेकर पहले कभी नहीं। बीजेपी कभी प्रेशर में काम नहीं करते। अरे सर, इतनी एक्सरसाइज हो रही है, आप एक्सेप्ट कीजिए ना, मानिए ना, उसमें दिक्कत क्या है? पार्टी का संगठन, आपको पता है ना, टीवी अखबार पढ़ने वाला आपका जो मतदाता है वो न्यूज सेंस रखता है, वो कंटेंट समझता है, वो पॉलिटिक्स भी समझता है। आप कह रहे हैं कि एक्सरसाइज नहीं हो रही है, सबको दिख रहा है कि एक्सरसाइज हो रही है। समझता है, बिल्कुल नहीं हो रही है ना।
मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं आपको, एक्सरसाइज नहीं हो रही है, चिंतन तो ये वर्कआउट का मतलब क्या है? शिवराज सिंह कहते हैं कि वर्कआउट 100% वर्कआउट क्या है? मस्कुलर वर्कआउट तो नहीं है ना, वर्कआउट यही है, मानसिक, ये मेंटल वर्कआउट हो रहा है। इतने अच्छे सुनिए ना, मेंटल वर्कआउट ही है ये, और मेंटल वर्कआउट इस दिशा में है कि जो हमारे पास हमारे नेतागण हैं जो कैबिनेट में हैं या राज्य मंत्री पद पर हैं, उनमें से सबसे उपयुक्त व्यक्ति जो 100 नहीं 110% आउटपुट दे सके कोरोना काल में। अभी आपने सीनियर लोगों को दरकिनार करके रखा है, जो पहले से अच्छे फोलियो पर थे उनको आपने लिस्ट में शामिल ही नहीं किया आपकी सरकार। यहाँ सीनियर जूनियर का कोई विषय नहीं है। संगठन जो करेगा सोच समझ के प्रदेश हित में करेगा, और किसी को कोई आपत्ति भी नहीं है। बड़े बड़े सीनियर नेताओं ने यही कहा, पार्टी का जो आदेश होगा वो हमारे लिए लक्ष्मण रेखा है। ठीक है, मतलब इस आपकी बात से ये अंदाजा लगा लिया जाए कि संगठन भी प्रेशर में है। अगर 48 घंटे 4 दिन का वक्त लगता है विभागों के बंटवारे में, तो पूरा संगठन प्रेशर में है फिर तो, ना सिर्फ मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार। अरे सर, ये संगठन तो ऐसा संगठन है जिसने इंदिरा गांधी जैसी औरत को भी प्रेशर में डाल दिया था और इमरजेंसी हटाना पड़ी थी उनको। ये का प्रेशर में आएगा किसी के भी। ठीक है, चलिए वो तो अभी देखते हैं शाम तक रिजल्ट क्या होता है, नहीं तो फिर सवाल आपके लिए बढ़ जाएंगे। शहरयार खान भी हमारे साथ बने हुए हैं, आपको जानना चाह रहे हैं, लेकिन शहर लौटूंगा मैं आपके पास। दीप्ति चौरसिया से मैं ले लूँ सवाल एक। दीप्ति, ये जो अभी गुलरेज कह रहे हैं, मुझे लगता है ये वर्कआउट, शिवराज सिंह कहते हैं कि अभी और वर्कआउट की जरूरत है, गुलरेज जो कह रहे हैं उससे लग रहा है कोई प्रेशर है ही नहीं। ये किस तरह का वर्कआउट है भाई? और अगर शाम तक अगर नतीजे नहीं आते हैं विभागों के बंटवारे के, तो कितने सवाल खड़े होंगे, फिर जवाब क्या होगा इनके पास, ये समझ नहीं आता। देखिए, बहुत तरह की बातें हैं अक्षय। अगर कोई एक फैसला हो जाता है तो बोले संगठन का फैसला है, आला कमान ने तय किया है, सभी मानेंगे। फैसला नहीं हो पाता है तो बोले पार्टी समूह की पार्टी है, सबसे विचार लेने होंगे, उसके बाद तय करेंगे। कभी बोला जाता है कि समय इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम इन चेहरों को देख पाएँ कि 110% हम इनको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। कभी सीएम बोलते हैं वर्कआउट करना है, कभी कोई कुछ। बेसिकली ये इतने तरह के स्टेटमेंट आ ही सिर्फ इसलिए रहे हैं क्योंकि कुछ भी चीज़ पता नहीं है कि कब वर्कआउट होनी है, कब सामने आनी है और कब विभागों का बंटवारा होना है। क्योंकि इस वक्त जैसा कि गुलरेज जी ने खुद कहा था कि हमारा परिवार बढ़ चुका है, जिसको हम लगातार इन शब्दों में मीडिया कह रहा है कि एक सिंधिया समर्थक हैं और एक बीजेपी के लोग हैं, तो इन लोगों के बीच में बंटवारा होना है। तो कुल मिला के जो हकीकत है वही है जो गुलरेज जी ने कही है कि परिवार बढ़ चुका है, और बड़े परिवार में किसके हिस्से में क्या काम दिया जाए कि आपस में झगड़ा नहीं हो, उसी को मैनेज करने के लिए शायद इतना वक्त लग रहा है। हालांकि ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम तक विभागों का बंटवारा हो जाएगा। और जितने पैराशूट कैंडिडेट्स हैं, जो उम्मीदवार नए आए हैं, शहरयार खान, उनको इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा भाई। बहुत सारे लोग हैं। अक्षय, एक मिनट गुलरेज, मैं शहरयार से समय काम नहीं दायित्व देना है। हाँ, नहीं दायित्व काम अलग बात है, लेकिन आप लोग पोर्टफोलियो भूल रहे हैं। नए लोगों की एक्सेप्टेंस कैसे होगी? शहरयार, ये सारा अक्षय जी, ये सारा होमवर्क मलाईदार पोर्टफोलियो के लिए हो रहा है। भाजपा के नेता बोल रहे हैं कि ये सारी एक्सरसाइज मलाईदार पोर्टफोलियो के लिए है, तो गोपाल भार्गव जी बोलते हैं कि मेरे को आज तक मलाईदार पोर्टफोलियो नहीं मिला, मुझे सूखा ही मिला। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ग्रामीण विकास मंत्रालय में रहते हुए पिछली सरकार में कितनी मलाई उन्होंने खाई और कितनी पार्टी थी जिसमें छापे पड़े थे किसी शर्मा पे। तो ये तो रही इनका आंतरिक मामला। एक विधायक जबलपुर से बोलते हैं कि अगर भाजपा में वरिष्ठों का और कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी गई तो कुछ अनर्थ हो जाएगा। तो वो अनर्थ क्या होगा वो आने वाले टाइम में रविंद्र दुबे क्या होगा? रविंद्र दुबे, आने वाली शाम का क्या अंदाजा है आपके पास और किसको क्या मिला है? उसके बाद भाजपा में ज्वालामुखी फटने वाली है। उसी से डर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, जो बराबर एक्सरसाइज कर रहे हैं और दर दर भटक रहे हैं। ऐसा मजबूर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में पहली बार टिक जाए, बहुत बड़ी बात है। रविंद्र दुबे, शाम के बारे में आपका अपना आकलन क्या है? ढलती शाम के साथ कुछ होगा या ये गुत्थी उलझी रहेगी? कल भी हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे यहाँ। देखिए, हम लोग इंतजार ही कर सकते हैं। नहीं, कल कैबिनेट की बैठक होने का घोषणा की गई, इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि शाम तक मंत्रिमंडल के विभाग जो मंत्री बने उन्हें विभाग दिए जा सके। हम उम्मीद ही कर सकते हैं, क्योंकि बार बार इस तरीके से पहले मंत्रिमंडल विस्तार की भी तारीखें दी गई थी कि आज कर रहे हैं, मंगलवार को कर रहे हैं, 3 तारीख को कर रहे हैं। ऐसे लगातार हमने इंतजार किया था, प्रदेश की जनता ने इंतजार किया था। हम लोग भी ये सब इंतजार ही कर सकते हैं कि ऐसा होगा। भगवान करे ऐसा हो जाए, जिससे कि प्रदेश में जो अनिश्चितता का दौर है वो समाप्त हो जाए। मेरा मानना है कि अभी एक विस्तार और होगा, आप इसका इंतजार करिए। मेरा मानना है कि अक्टूबर में एक
एक विस्तार और होगा मंत्रिमंडल का, विभागों का वितरण लेकर ऐसी खींचातानी होगी, क्योंकि उपचुनाव के बाद जो रिजल्ट आने की उम्मीद की जा रही है, यदि कुछ मंत्री हार जाते हैं, यदि कुछ मंत्री चुनाव हार जाते हैं, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, यदि कुछ हार जाते हैं तो एक मंत्रिमंडल का विस्तार फिर से होगा, तब इससे ज्यादा खींचतान देखने को मिलेगी और तब हमारे प्रदेश के सामने एक नई अनिश्चितता का दौर देखने मिलेगा। हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश में फिर से आज शाम तक मंत्रियों को विभाग का वितरण हो जाए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, आपका कीमती समय न्यूज़ स्टेट को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, इंतजार इस बात का कि ये मंत्रिमंडल का विस्तार होने के बाद में, विभागों का बंटवारा होने के बाद में क्या होने वाला है, क्योंकि उपचुनाव नजदीक है, इसका असर वहां भी जाएगा और ये प्रेशर पहली बार बीजेपी पर दिख रहा है। 13 साल की सरकार चलती आ रही है, लेकिन अब महाराज और शिवराज आमने सामने हैं, इसलिए नतीजों में थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।